Assalamualaikum. This lecture is continuity of propositional logic, and after propositional logic, we have to learn about mutations. अगर आप लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक का कॉन्सेप्ट अब आप लोगों के पास क्लियर होना चाहिए कि आपको अगर कोई भी स्टेटमेंट दी जाए और पूछा जाए कि इज इट अ प्रोपोजिशन और नॉट, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें सबसे पहले आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस को देखना है और सेकेंडली फिर आपने ये प्रॉपर्टीज की चेक करनी है कि क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, यानी कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है जो उसको उसके साथ असाइन की जाएगी, उसको साइन की जाएगी। अब म्यूटेशंस क्या होते हैं? द स्मॉल लेटर्स आर कॉमनली यूज्ड टू डिनोट द प्रोपोजिशनल वेरिएबल, ठीक है, दैट इज वेरिएबल। और इसमें हमारे पास जो है पी क्यू आर, ठीक है, ये जो है ये म्यूटेशंस हैं जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स को हम असाइन कर सकते हैं। और इस तरह उनकी जो ट्रुथ वैल्यू है उसके लिए जो म्यूटेशन इस्तेमाल की जा सकती है, या तो वो ट्रू से या फॉल्स से या वन या जीरो से, ठीक है। इसी तरह से ये देखने के लिए कि इस लॉजिक को हमने कॉन्सेप्ट तो ले लिया कि लॉजिक होती है, और फिर हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक होती है जिसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और उनकी ट्रुथ वैल्यूज होती है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास नॉर्मल लैंग्वेज या लाइक जैसे आप इंग्लिश, उर्दू या जो भी लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज जो आप बोलते हैं, उससे जब आप प्रोपोजिशंस को लॉजिक्स को डेवलप करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? तो आपके पास सबसे पहले स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी कोई ट्रुथ वैल्यू हो। सेकेंडली फिर आपके पास वो ऑपरेटर्स होने चाहिए जिन ऑपरेटर्स को यूज करके आप उन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के एक लॉजिक डेवलप करेंगे और उस ट्रुथ वैल्यू तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो नोटेशंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो आपको पता चल गया कि वो हम ए बी सी, जिस तरह हमारे पास पी क्यू आर जो है वो हम असाइन कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को। और फिर उसके बाद वो प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स कहलाएंगे और उनको उन वेरिएबल्स को जो है वो फिर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिव्स के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर जो कनेक्टिव्स हैं उनमें सबसे पहला जो है इसको हम और कहते हैं, और इसका सिंबल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, दोनों ही है, कैपिटल भी है और स्मॉल भी है। एंड है, निगेशन है, इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन को आप सिंपली इफ देन कंडीशन भी कह सकते हैं और इसको डायरेक्टेड एरो के जरिए किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ एंड ओनली इफ इसको जो है डबल एरो हेडेड के साथ जो है वो किया जाता है। अब सबसे पहले जो है ना हम और कनेक्टिव को देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हैं और उनको हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी, ठीक है। और ये तब ट्रू होगी जब एटलीस्ट आपके पास कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो, तो आप लोगों के पास ए और बी की जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू आएगी। इट मीन्स कि आपके पास थ्री केसेस इसमें हर लिहाज से ट्रू आएंगे, और एक जो केस है वो फॉल्स तब होगा जब आपके पास दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स होंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है और के, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा तो इसलिए इतना इस पे वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो और ऑपरेटर होता है इसे डिसजंक्शन बोला जाता है। और हम लोग लॉजिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशंस। पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशंस का मतलब है पी और क्यू कोई से भी दो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होंगे, और डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय पी और क्यू। और के लिए हम लोग ये जो है इनवर्स कैप साइन इस्तेमाल करते हैं। इज द प्रोपोजिशन पी और क्यू, और इसको यूं भी लिखा जा सकता है और यूं भी लिखा जा सकता है। द डिसजंक्शन पी और क्यू इज फॉल्स, देन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, ठीक है, और इट्स ट्रू अदरवाइज। ये सिंपल एक स्टेटमेंट में आप पूरा ट्रूथ टेबल जो है उसको समराइज कर लेते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी डिसजंक्शन जो है, यानी कि पी और क्यू की जो स्टेटमेंट्स आप लोगों के पास है, अगर वो फॉल्स है, इट मीन्स कि इट ऑब्वियस कि पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो आंसर आपका ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल है। लॉजिकली हम लोग एग्जांपल्स इसकी तो किस तरह से देते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर, लाइक जैसे आपके पास दो प्रोपोजिशंस हैं पी एंड क्यू, और आपने यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे इज फ्राइडे और क्यू को किया हुआ है इट इज रेनिंग टुडे। तो इसकी डिसजंक्शन कैसे क्रिएट की जाएगी, यानी कि और ऑपरेटर के साथ इसे कैसे लिखा जाएगा? हम लिखेंगे टुडे इज फ्राइडे और, ठीक है, तो यहाँ पे और आप लिखेंगे इट इज रेनिंग टुडे। और इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पी और क्यू। अब आप लोगों ने देखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, यानी कि जब जिस वक्त पे ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दी गई, क्या उस दिन जुम्मा था, क्या उस दिन बारिश हो रही थी? अगर तो हो रही थी, ठीक है, दोनों चीजें ट्रू हैं तो ट्रू है। लेकिन अगर क्या सिर्फ फ्राइडे है लेकिन रेनिंग डे नहीं हो रहा, तब भी ये ट्रू होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पी और क्यू फॉल्स हो, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट उस रोज बोली गई जिस दिन जुम्मा नहीं था और जिस दिन बारिश भी नहीं हो रही थी, ठीक है, तो दोनों फॉल्स थी तो ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ पे डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन का आगे एक हम लोगों के पास एप्लीकेशन है दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव और।
ठीक है। और एक्सक्लूसिव और को सर्कल को इनक्लोज किया जाता है, प्लस साइन को इनक्लोज किया जाता है सर्कल के साथ, और इसको ये जो सिंबल है, ये जहाँ पे मेरा पॉइंटर आपको नजर आ रहा है, ये हमारा एक्सक्लूसिव और कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पे पी और क्यू जो है वो प्रोपोजिशन है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव और क्या करता है, एक्सक्लूसिव और सिंपल और के ट्रुथ टेबल में एक फर्क होता है। लाइक जैसे अभी यहाँ पे इसी स्टेटमेंट में मैं आपको ये बता रही थी कि अगर दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। और अल्टरनेटिवली आपके तीन केसेस ट्रू आ जाते हैं, और फॉल्स सिर्फ एक ही कंडीशन में होना है, जब ये दोनों फॉल्स होंगे। तो एक्सक्लूसिव और जो होता है ये क्या करता है, ये नॉट ऑपरेटर को और के ट्रूथ टेबल पे अप्लाई कर देता है। तो हमारे पास जनरली जो इसका ट्रूथ टेबल बनता है ना, वो इस तरह से बनता है कि आपके पास ट्रू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू नहीं होता, बल्कि ट्रू ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स हो जाता है, ठीक है। और फॉल्स फॉल्स जो है वो फॉल्स ही रहता है। तो इस तरह से ये इसका ट्रूथ टेबल होता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशंस एक्सक्लूसिव और ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय, इसकी नोटेशन आप लगाएं, ठीक है। और इसमें वो ये कहता है कि P और Q इज ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ P एंड Q इज ट्रू एंड इज फॉल्स अदरवाइज। वो कहता है जब आपके पास एक भी कंडीशन ट्रू आ जाएगी तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी सारी चीजें फॉल्स होंगी, ठीक है। तो एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। देखिए, अगर दोनों ट्रू आ जाती है फिर भी रिजल्ट आपके पास फॉल्स आना है, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। कि आप लोगों के पास एक कंडीशन का एग्जैक्टली का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया कि एग्जैक्टली एक जो है वो ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं तो फिर नहीं, ठीक। तो ये एक्सक्लूसिव और है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, फाइंड द एक्सक्लूसिव और ऑफ द प्रोपोजिशन पी एंड क्यू वेयर आतिफ विल पास द कोर्स एंड आतिफ विल फेल द कोर्स। तो ये दोनों एक ही वक्त पे तो नहीं हो सकते, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको एक्सक्लूसिव और में लिखा जाएगा, आतिफ विल पास और फेल द कोर्स, ठीक है। तो इस तरह से एक्सक्लूसिव वो को जो है वो हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक और कंडीशन हमारे पास आती है कि और वर्सेस एक्सोर। द फॉलोइंग प्रोपोजिशन यूजेस द इंग्लिश कनेक्टिव और डिटरमिन्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आप इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें, वेयर और इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सेंस। नबील हैज वन और टू ब्रदर्स। तो ये आपके पास लोगों के आप लोगों के पास एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कि एक पर्सन जो है यहाँ तो उसके एक ही भाई हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एट अ टाइम वो दोनों चीजें नहीं ले सकता। तो यहाँ पे जो और इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक्सक्लूसिव सेंस के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे द रजिस्टर फॉर BSc you must have passed the qualifying exam would be listed as a math major। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये है कि आप ने अगर बीएससी कोर्स के अंदर रजिस्टर होना है तो आप लोगों का क्वालिफाई एग्जाम जो है उसको पास होना जरूरी होना चाहिए, और आप मैथ को एज ए मेजर रजिस्टर करें। तो इसमें सिंपली वो कहता है कि अगर आपने क्वालिफाइंग एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है, और आपने मैथ को एज अ मेजर किया हुआ है, तो आप BCS जो है या जो BSc है उसके लिए रजिस्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो और जो यूज किया जा रहा है ऑपरेटर, वो इंक्लूसिव टर्म में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये और ऑपरेटर जो है, एक्सओर ऑपरेटर जो है, इसको हम उस वक्त पे इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमें और ऑपरेटर की मदद से लॉजिक इतनी क्लियर नहीं हो रही होती, तो हम एक्सओर ऑपरेटर जो है उसको फिर अप्रोच करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर आता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर के बारे में आपको पता है कि ये हमारी जो इसका जो ट्रूथ टेबल होता है उसमें हमारे पास तभी वैल्यू हमेशा जो है वो करेक्टली ट्रू या करेक्टली फॉल्स आएगी जब दोनों केसेस ट्रू या फॉल्स होंगे। अल्टरनेटिव सिचुएशन में ये हमेशा फॉल्स आपको देगा। इसको कंजंक्शन बोला जाता है एंड ऑपरेटर को, ठीक है। और लॉजिकली इसको यूं लिखा जाता है, लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशन एंड द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय P and Q is the proposition of P and Q। तो इस तरह से आप लोगों के पास इसको जो है वो राइट अप किया जाता है। इसकी भी एग्जांपल वही है, टुडे इज फ्राइडे, इट इज रेनिंग टुडे। अगर ये दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा रिजल्ट, अदरवाइज फिर आपके पास फॉल्स होगा, ठीक है। इसके बाद निगेशन ऑपरेटर है। निगेशन ऑपरेटर क्या करता है, वो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। इम्प्लीकेशन ऑपरेटर जो होता है ये कहता है कि अगर प्रोपोजिशन इफ ए देन बी इट इज फॉल्स, इफ ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ठीक है, द रेस्ट केसेस आर ट्रू। तो वो कहता है कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है ए एंड बी में, अगर हम इम्प्लीकेशन इफ एंड देन का करें, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू।
इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है, ये बाई कंडीशनल कनेक्टिव है, ठीक है। और ये तब आपको ट्रू रिजल्ट देगा जब पी और क्यू जो है वो सेम वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। तो ट्रू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू ट्रू फॉल्स, ये दोनों सेम वैल्यू नहीं ले रहे दोनों केसेस, तो इनमें फॉल्स आ जाए, इनमें दोनों की सेम वैल्यू तो ट्रू है। उसके बाद है कंपाउंड प्रोपोजिशंस का कॉन्सेप्ट। ये ऊपर सारे हमने कनेक्टिव्स पढ़ लिए थे, अब यहाँ पे आता है कंपाउंड प्रोपोजिशंस। कंपाउंड प्रोपोजिशन का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रपोजिशंस हैं उनकी मदद से आप न्यू प्रपोजिशंस जो है उनको जनरेट कर सकते हैं। तो इसको इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ये जी कंपाउंड प्रोपोजिशन। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाएगा। लेकिन इनको करने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स का सहारा लेना पड़ता है। तो वो मूव भी ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास नैंड, नोट, एंड, और, एक्सक्लूसिव, और, इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन के अंदर क्या होता है कि लाइक जैसे यहाँ पे देखें, लेट पी बी द प्रोपोजिशन, द नेगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय द नेगेशन ऑफ पी आल्सो डिनोटेड बाय टिल्डा पी इज द स्टेटमेंट इट इज नॉट द केस दैट पी, ठीक है। इसको यूं लिखा जाता है, इट इज नॉट द केस दैट पी। द proposition not p is read as not p, and the truth value of the negation of p is the opposite of the truth value of p। like जैसे अगर p आपके पास आता है yes, ठीक है, तो निगेशन ऑफ पी क्या आएगा, नो। अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ आपको। हमने अभी ऊपर जो मैंने लेक्चर आपको दिया था उसमें मैं बताया था कि पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इट्स अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, इट्स अ प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे हमने पी को हमने ये सेंटेंस साइन किया कि ये हमारी प्रोपोजिशन है। निगेशन ऑफ पी क्या होगा, इट इज नॉट द केस दैट, ये लिखा हुआ ना, इट इज नॉट द केस दैट। तो पी पी को क्या वैल्यू साइन की थी, इट इज नॉट द केस दैट पी की वैल्यू, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, आप लिखेंगे इट इज नॉट द केस दैट। अब पी की जगह क्या ले लेगा उसका सेंटेंस, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पे ये निगेशन ऑफ पी हो गया। तो ये इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल है कि फाइंड द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। बिल्कुल इसी तरह से आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है। लाइक आपको पी दिया हुआ है, टुडे इज फ्राइडे, इसकी निगेशन क्या होगी, इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज फ्राइडे और टुडे इज नॉट फ्राइडे। सिंपली अगर आप इट इज नॉट द केस अगर यूज नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप अपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में नोट का एडिशन कर दें। नाउ कम टुवर्ड्स द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक। हम अपने सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस को इस लॉजिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। I did not buy a lottery ticket this week, और I bought a lottery ticket and won the $1 million on Friday। अब ये पूरा सेंटेंस है, इसको आपने लॉजिक में लेके जाना है। तो सबसे पहले तो आप इसमें से प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। लाइक आपने कहा लेट पी एंड क्यू टू प्रोपोजिशंस। अब यहाँ पे आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट और दूसरे सेंटेंस में आई बॉट अ लॉटरी टिकट। तो हम लोग क्या करेंगे, आई बॉट अ लॉटरी टिकट, इसको पहले उठाएंगे, ठीक है। आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। फिर उसके बाद है आई वन द $1 million ऑन फ्राइडे, ठीक है, इसको हमने कह दिया क्यू। अब पी और क्यू मैंने दोनों को फोकस किया। अब निगेशन ऑफ पी जो है मुझे पहला सेंटेंस दे रही है, इसलिए मुझे वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इस पूरे सेंटेंस को लॉजिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है, आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीक। तो आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, दिस इज द सेंटेंस ऑफ पी, ठीक है, ये पी है। तो इसकी निगेशन अगर मैं कर दूं तो ये मेरे पास पहला सेंटेंस बन जाता है। तो मैंने निगेशन कर दी, ये बन गया हमारे पास नॉट पी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, वो कहता है और, ठीक है, हमने लगाया और ऑपरेटर लगा दिया। आई बोट अ लॉटरी टिकट, मैंने उसको पी से रिप्रेजेंट किया, एंड वन द $1 million ऑन फ्राइडे। एंड ऑपरेटर लगाया और क्यू लिखा, आई वन द $1 million ऑन फ्राइडे, और इनको इनक्लोज कर दिया पैरेंथेसिस में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पेयर है, ये और के बाद है, ठीक। तो ये हम लोगों के पास एज अ पेयर है, यानी कि ये दोनों कंडीशंस इकट्ठी ही होंगी जब भी होंगी। तो इस वजह से हमने इसको पैरेंथेसिस में इनक्लोज किया, ठीक है, और ऑपरेटर। और ये इस तरह से हम लोगों ने एक सिंपल इंग्लिश सेंटेंस को लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया। होपफुली समझ आ गई होगी। कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।